हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस के मॉडल सेट 1 को आज देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। इस सेट का पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताएं किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है किस ऊर्जा में। तो तापीय ऊर्जा में करता है। ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा में करता है, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा में करता है, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या बेलनाकार लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि बोलता तो दूर दृष्टि में हो जाता उत्तल लेंस, समझ गया ना। और जरा दृष्टि दोष बोलता तो उसमें हो जाता बेलनाकार दृष्टि। इसमें बाइफॉक्सी लेंस का जरा दृष्टि उसमें किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी है प्रिज्म का। तो सभी कोई जानते हैं कि स्पेक्ट्रम की प्राप्ति प्रिज्म के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारे का टिमटिमाना या किसके वजह से होता है ऐसा। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो सभी जानते होंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, समझ गए ना। जितना भी आ जाएगा प्रतीत होता है, समझ गए, जितना भी प्रतीत होता है आ जाएगा, सब अपवर्तन मान दीजिएगा। जितना भी पूछेगा तारे का टिमटिमाना, और भी बहुत सारे पूछता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना, पूछ दे सकता है आपसे। ये पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो किसी कारण प्रतीत होता है। जैसे ही लगा दिया प्रतीत, तुरंत आप मार दीजिएगा अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ओम के नियम है। ओम का कौन सा नियम है। ऑप्शन ए है I=1/v, ऑप्शन बी है I/v, ऑप्शन सी है V/I1/I, ऑप्शन डी है V=1, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है, ओम का नियम यही है, समझ गए ना, यहाँ याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भी समानुपाती है, समझ गया ना। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर है, ऑप्शन बी है वोल्ट है, ऑप्शन सी है ओम है, ऑप्शन डी है वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम है, समझ गए ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है, तो ओम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है। तो ऑप्शन ए है जस्ता का होता है, सोना का बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है, या सिलिकॉन का बना होता है। तो जो सोलर प्लेट होता है वो किसका बना होता है। तो सभी जानते होंगे कि सोलर प्लेट सिलिकॉन का बना होता है। इसका रासायनिक SI होता है, समझ गए ना। सॉरी SI नहीं है, चलिए उससे आपको नहीं कोई मतलब नहीं रहा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है या कोयला है? तो बताएं सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी को जानते होंगे कि सूर्य अंतिम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन होता है? तो बताएं। ऑप्शन ए है लाल का, ऑप्शन बी है नीला का, ऑप्शन सी है पीला का, ऑप्शन डी है नारंगी का। तो बताएं सबसे अधिक पराकीर्णन किसका होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला का सबसे अधिक पराकीर्णन होता है। समझ गए ना? चलिए, और सबसे कम पूछता तो बैगनी का होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। तो बताएं सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उत्तल लेंस किसी भी प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना वो छोटा कर देता है और बहुत दूर का प्रतिबिंब निकट तक दिखाई देता है ना। इसमें ये उत्तल दर्पण का खासियत है ना। और आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि साइड मिरर का रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। आपसे 2 नंबर भी ये पूछ सकता है कि उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो क्योंकि वो किसी भी प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना वो दूर का प्रतिबिंब पास में बना देता है। समझ गए? और बड़ा दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कि मान लिया जाए कोई लेंस है तो उसकी क्षमता क्या है? -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.5 मीटर है, ऑप्शन बी है 0.5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी है -0.5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन डी है -0.5 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए है 2500 सेंटीग्रेड ताप पर, ऑप्शन बी है 3000 सेंटीग्रेड ताप पर, ऑप्शन सी है 3500 सेंटीग्रेड ताप पर, ऑप्शन डी है 4000 सेंटीग्रेड ताप पर। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 सेंटीग्रेड ताप पर वो पिघलता है। किस ताप पर? तो 3500 सेंटीग्रेड ताप पर टंगस्टन पिघलता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी को जानते होंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है वाट है, ऑप्शन बी है वोल्ट है, ऑप्शन सी है ओम है, ऑप्शन डी है एम्पियर है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन है? सभी को जानते होंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन डी है सॉरी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए है सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते होंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए ना। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है H2SO7 हो जाए, H2O7 होता है, ऑप्शन बी है H2SO4 होता है, ऑप्शन सी है H2S2O3 होता है, ऑप्शन डी है H2O8 होता है। तो सभी जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जो आयनों में टूट जाए। समझ गए ना। ऑप्शन ए है CH4 है, ऑप्शन बी है CO2 है,
ऑप्शन सी है CaCl2 है, ऑप्शन डी है NH3 है। तो कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझ गए ना, CaCl2 हो जाएगा। ये टूट जाएगा, समझ गए ना, दो भागों में टूट जाएगा। देखिए क्लोरीन जो है ना टूट जाएगा, जैसे क्लोरीन है CaCl2 है, समझ गए ना, तो ये टूट जाएगा, Ca+ हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, समझिए, दो रूप में टूट जाएगा, Ca+ Cl- हो जाएगा, समझ गए ना, टूट जाएगा। तो वही पूछ रहा है कौन सा आयन है, समझ गए ना, कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक मतलब जो टूट जाए पूर्ण रूप से, समझ गए ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए है मीथेन है, ऑप्शन बी है इथेन है, ऑप्शन सी है प्रोपेन है, ऑप्शन डी है ब्यूटेन है। तो बता सबसे सरल यौगिक कौन सा है? तो सबसे सरल यौगिक ऑप्शन ए है मीथेन सबसे सरल यौगिक है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, सभी को जानते होंगे 20 नंबर प्रश्न कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप नहीं जानते हैं तो बेकार है ऐसा पढ़ाई पे, समझ गए ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH है, ऑप्शन बी है C6H12O6 है, ऑप्शन सी है C6H6O6 है, ऑप्शन डी है C6H6 है। तो सभी कोई जानते होंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अभिक्रिया CuO+H2 अभिक्रिया करता है तो Cu+H2O में किसका अपचयन होता है? अपचयन पूछ रहा है, समझ गए ना। ऑप्शन ए है Cu का होता है, CuO का होता है, ऑप्शन बी है H2 का होता है, ऑप्शन सी है Cu का होता है, ऑप्शन डी है H2O का होता है। तो अपचयन किसका होता है, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu का अपचयन हो रहा है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम को, ऑप्शन बी है पोटेशियम को, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम को, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम को। सभी को जानते होंगे कि केरोसिन में सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यानी कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए है लोहा को, ऑप्शन बी है तांबा को, ऑप्शन सी है कैल्शियम को, ऑप्शन डी है सोडियम को। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सभी को जानते होंगे कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या होती है, ऑप्शन ए है 11 होता है, ऑप्शन बी है 10 होता है, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो बता सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सभी को जानते होंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगी? 11, और परमाणु द्रव्यमान बोल दे तो 22, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी होता है? बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब कुछ होता है, समझ गए। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग भी होता है, ऑक्सीजन का जुटना भी होता है, और हाइड्रोजन का टूटना भी होता है। और इनकी अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन टूटता है, समझ गए ना। तो और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमारा शरीर का pH मान कितने पारास के बीच का कार्य करता है? हमारे शरीर का जो pH मान है वो कितने परास के बीच काम करता है? ऑप्शन ए है 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी है 2.1 से 3.8, ऑप्शन डी है 5.1 से 8.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया ना। 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का परास काम करता है। यहाँ से आप और भी सवाल पूछ सकता है। देखिए जो pH मान जो होता है ना, देखिए pH वैल्यू जो होता है इधर आएगा, इधर आएगा। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, समझ गए ना। यहाँ पे होता है 7, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखना होगा, देखिए जैसे pH वैल्यू हो गया, समझ गया ना। इधर आता है माइनस में 1 2 3 4, समझ गए ना।
इधर से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। pH वैल्यू 12 तक होता है, समझ गए ना। और जो यहाँ पे होगा ना ये नहीं होगा, कहाँ गया मिटाने वाला, पूरा कर दिया, हटाइए छोड़िए ये सब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 27 नंबर, देखते हैं 27 नंबर क्या कहता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, बताए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3 होता है, ऑप्शन बी है MgCO3 होता है, ऑप्शन सी है CaHCO3 के होल 2 होता है, ऑप्शन डी है MgHCO3 के होल 2 होता है। तो बताए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सभी को जानते होंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, समझ गए ना। बुझा हुआ चूना से भी पूछ दे सकता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न है बेंजीन का अनुसूत्र होता है, सर देखिए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। CH4 होता है या C2H2 होता है, ऑप्शन सी है C6H6 होता है, ऑप्शन डी है C2H4 होता है। तो बताए बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। सभी को जानते होंगे कि बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। और ये क्या है, मीथेन है, समझ गए ना। ये क्या है, इथेन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 29 सॉरी। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए है एल्केन का है, एल्कीन का है, ऑप्शन सी है एल्काइन का है, ऑप्शन डी है इथाइल का है। तो बताइए किसका सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्केन का ये सूत्र है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। ऑप्शन ए है 7 है, ऑप्शन बी है 8 है, ऑप्शन सी है 9 है, ऑप्शन डी है 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने समूह हैं। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। इसकी संख्या भी कितने 18 है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए है सीरा में होता है, ऑप्शन बी है रंध्र में होता है, ऑप्शन सी है मध्य सीरा में होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताए पत्तियां में किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र में, समझ गए ना। इसी के माध्यम से वायु का आदान प्रदान होता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, समझ गए ना। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने बेशम पाए जाते हैं। सभी को जानते होंगे कितने बेशम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 बेशम, ऑप्शन बी है 2 बेशम, ऑप्शन सी है 4 बेशम, ऑप्शन डी है 5 बेशम। तो मानव के हृदय में सभी जानते होंगे कि 4 बेशम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। आवंटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। आवंटु ग्रंथि जो है उसको थायरॉक्सिन में बदलने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है सोडियम का है, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, समझ गए ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का, समझ गए। सोडियम की भी आवश्यकता होती है, क्लोरीन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं है। तो एंड्रोजन बताए क्या है। तो एंड्रोजन वो एक नर हार्मोन है, समझ गए ना। एंड्रोजन नर हार्मोन है। मादा में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, समझ गए। मादा में पूछे तो एस्ट्रोजन, यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। एंड्रोजन कहे तो नर और एस्ट्रोजन कहे तो मादा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ग्लूकोज का विखंडन, देखिए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रिया संपन्न होता है, किस में संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन टूटता है पाइरूवेट में, कहाँ टूटता है। कोशिका द्रव में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ऑप्शन सी है हरित लवक में टूटता है, ऑप्शन डी है केंद्रक में टूटता है। किस में ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। तो सभी को जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट में बदलने का काम करता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी, समझ गए ना।
ऑप्शन ए है केचुआ है, ऑप्शन बी है कुत्ता है, ऑप्शन सी है बिल्ली है, ऑप्शन डी है बकरी है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। तो सभी जानते होंगे केचुआ कैसा उभयलिंगी है, बाकी सब ये सब कैसा एकलिंगी है। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है दलपुंज पाया जाता है, ऑप्शन बी है परागकण पाया जाता है, ऑप्शन सी है बाह्य दल पाया जाता है, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ पाया जाता है, सभी कोई जानते होंगे कि परागकण पाया जाता है ना। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, और इसी परागकोश में ही परागण का क्रिया होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अनुवांशिक गुणों के संदेश होता है। अनुवांशिक गुण का संदेश कौन होता है, उसका वाहक क्या होता है। मस्तिष्क में होता है, जीव द्रव में होता है, ऑप्शन सी है तंत्रिका में होता है, ऑप्शन डी है डीएनए के अणुओं में होता है। तो सभी कोई जानते होंगे कि अनुवांशिक जैसे ही कहा तो डीएनए से रिलेटेड है। समझ गए ना। भूल जाइएगा कभी कहा तो समझिएगा, इस तरह से कोडिंग करिएगा। समझिए कि अनुवांशिक, तो अनुवांशिक कहाँ पढ़े थे, डीएनए में, बस उस तरह से लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। बताइए किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताए वैज्ञानिक अनुवांशिकी विज्ञान का पिता किसे कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। मगर इसमें हमको ठीक लग रहा है ना, इस क्वेश्चन में डॉट लग रहा है, अनुवांशिकी विज्ञान का पिता इसे नहीं कहा जाता है, इस पे डॉट लग रहा है। देख लीजिए एक बार से गूगल सर्च कर लीजिएगा। समझ गए ना। अरस्तु को तो कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट हुक यानी कि रॉबर्ट हुक है जो कोशिका का खोज किया था ना। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे मटर के बारे में बताया था। समझ गए ना, शायद सही है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। सही होगा, देख लीजिए एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए, अच्छी पर देख लीजिए गूगल पे। अगला प्रश्न का आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम का क्या काम है। ऑप्शन ए है जल का परिवहन करना, ऑप्शन बी है भोजन का परिवहन करना, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का परिवहन करना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो सभी को ये जानते होंगे कि जाइलम जल का परिवहन करता है। ऐसे भी दिमाग लगाइएगा कि जा से जल, तो जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। जाइलम किसका परिवहन करेगा, तो जल का। और फ्लोएम बोलेगा तो फ्लोएम किसका परिवहन करेगा, तो फल का। समझ यानी कि भोजन का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। बाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। बाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो बाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया है तो बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, या उपभोक्ता कहलाते हैं, या आहार श्रृंखला कहलाते हैं। तो सभी को जानते हैं पादप उत्पादकता कहलाते हैं, वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ना। पादप, हमें पादप से फल की प्राप्ति होती है, तो क्या करते हैं, वो उत्पाद कर रहा है ना। और हम लोग किसके अंदर आते हैं, हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अपघटक के अंदर कौन आता है, सूक्ष्म जीव आता है। किसी पदार्थ को देखते हैं अपघटन कर देता है, विखंडित कर, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ देता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पूछ रहा है। समझ गए ना, जलीय आहार श्रृंखला कौन है। ऑप्शन ए है घास, बकरी, शेर, ये तो कतई ना होगा। ऑप्शन बी है शैवाल, जलीय कीट और मछली। ऑप्शन सी है घास, मछली, मनुष्य। ऑप्शन डी है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि शैवाल बी हो जाएगा। शैवाल को खाएगा कौन, जलीय कीट खाएगा, और जलीय कीट को कौन खाएगा, मछली खाएगा। तो जलीय पूछ रहा है, समझ गए ना। स्थल पे पूछता है तो ये सही हो जाता है, लेकिन जलीय पूछ रहा है तो उसकी वजह से वो सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। अगला प्रश्न कहता है वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है मिट्टी है, जल है, लकड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो वन संपदा का मुख्य एक उदाहरण कौन है, लकड़ी है ना। हमें वन से क्या प्राप्त होता है, लकड़ी की प्राप्ति होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो बताए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका उत्तर ए होगा, समझ गए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, समझ गए, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, समझ गए। एक दूसरे के उल्टा होता है, अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, समझ गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, ये तो हो गया ना 45। जूल पर कूलाम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है। एक जूल कूलाम किसके बराबर होता है। 1 ओम के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है, या वाट के बराबर होता है। तो जूल जो है किसके बराबर होता है। जूल पर कूलम जो होता है वो किसके, 1 वोल्ट के बराबर होता है, समझ ना। वोल्ट के बराबर जूल पर कूलम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो बच्चा पार्टी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, समझ गए ना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी है NH3 है, ऑप्शन सी है CO2 है, ऑप्शन डी है N2 है, यानी कि नाइट्रोजन। तो बताएं ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विभक्त ब्लैक का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर में, ऑप्शन बी है विद्युत जनरेटर में, ऑप्शन सी है अमीटर में, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर में। तो विभक्त ब्लैक का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में हो जाता है ना, विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है मैक्सवेल ने किया था, फराडे ने किया था, फराडे ने किया था, ऑप्शन सी है एम्पियर ने किया था, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने किया था। तो विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फराडे ने किया था ना विद्युत चुंबकीय का खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि डायनमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है। डायनमो जो है उससे कैसी धारा निकलता है। प्रत्यावर्ती धारा निकलता है, या दृष्ट धारा निकलता है, या दोनों निकलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताए डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो सभी को जानते होंगे कि डायनमो से कैसी धारा निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों निकलता है डायनमो से ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। हमारे आँख में जो पुतली का होता है ना उसका साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है पचाम्भिका, ऑप्शन बी है परित्रिका, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस, ऑप्शन डी है रेटिना। तो बताए पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित रेटिना ना करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेटिना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर क्या कहता है। 52 नंबर कहता है ओम का नियम है। देखिए दोबारा आ गया ना। ओम का नियम क्या है। ए है, ऑप्शन ए है V=IR है, ऑप्शन बी है V=1/R है, ऑप्शन सी है V=I है, ऑप्शन डी है V=I² है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, V=IR हो जाएगा ना, V=I×R हो जाएगा, V=I×R हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन है। ऑप्शन ए है ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है। तो बताएं सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट है। वोल्ट विद्युत सेल वाहक का मात्रक है ना, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कहता है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं। एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए है 6 सतह से, 4 सतह से, 5 सतह से, 3 सतह से। तो प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, एक जो प्रिज्म होता है वो कितने सतह से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सतह से घिरा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है जल का, ऑप्शन बी है कांच का, ऑप्शन सी है प्लास्टिक का, ऑप्शन डी है मिट्टी का। तो बता रहे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में मिट्टी का क्या उपयोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान होता है, सॉरी पूछ रहा है ना कि अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है कितना, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या अपरिवर्तित नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली की जो घंटी होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा प्रभाव के कारण, ऊष्मा के प्रभाव पर, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताए बिजली की घंटी जो होती है, बिजली की जो घंटी होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है ना। बिजली का घंटी जो होता है ना इस तरह से दोलन करते रहता है इधर से इधर, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक बनाने में, सिलिकॉन बनाने में, यूरेनियम में, और अगला है डी है प्लेटिनियम में। बताए सौर सेल का उपयोग किस में किया जाता है। तो सभी को जानते होंगे कि सौर सेल का उपयोग सिलिकॉन बनाने में, सोलर प्लेट जो लगा होता है ना उसमें सिलिकॉन पाया जाता है तो उसी में उसका उपयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अभिक्रिया CuO+H2 की अभिक्रिया हुई, समझ गए ना, बन गया Cu+H2। तो ये बताए किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है, समझ गए ना, उपचयन अभिक्रिया है। तो ये निम्नलिखित में से ये कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया ना, देख रहे विस्थापित हो गया है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का विस्थापन हो गया है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसको समझाना चाहिए, बोल दीजिएगा समझाना रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको समझा देंगे। इस प्रकार के बहुत सारे जितने भी रिएक्शन देगा एक क्लास में ले आएंगे सारे रिएक्शन को, समझ गए ना, और समझा देंगे एक क्लास में लाके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या लवणीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए है लिथियम है, ऑप्शन बी है यूरेनियम है, ऑप्शन सी है सीजियम है, ऑप्शन डी है आयरन है। तो बताएं निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु आयरन है, समझ गए ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार निम्न में से क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्षैतिज कतार क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आवर्त कहलाता है, ऑप्शन बी है समूह कहलाता है, ऑप्शन सी है कोष कहलाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्षैतिज रेखा वो है क्या कहलाती है। तो वो एक आवर्त कहलाती है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना जो होता है ना कितना कैरेट का होता है, सभी को जानते होंगे। ऑप्शन ए है 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन बी है 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन सी है 20 कैरेट का होता है, ऑप्शन डी है 12 कैरेट का होता है। तो सभी को जानते होंगे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो सभी को जानते होंगे, फिल्मों में भी ये बात सुने होंगे ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है तनु HCl का pH मान होता है। HCl जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है ना, ये हमारे जठर रस से अमाशय से इतना स्रावित होता है। तो इसका बताए ये बहुत ही अत्यंत ही अम्ल जो है ना, इसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए है ये
एक सवाल एक वर्ष आया था ना कि कुत्ते हम लोग मनुष्य हड्डी को नहीं पचा पाता है जबकि कुत्ते हड्डी को पचा लेता है, क्यों? बता, इसका जवाब जानते हैं क्या था? इसका जवाब होगा कि कुत्ते में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, यही HCl जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी की वजह से कुत्ते हड्डी को पचा जाता है जबकि मनुष्य नहीं पचा पाता, क्योंकि मनुष्य में तुलनात्मक रूप में कम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है ना। तो इसका ऑप्शन है 6 होगा इसका pH मान, 7 है, 8 है या 0 है। तो बता, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होगा? 0 होगा। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय गैस है, कौन सा निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन ए है H2 है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? तो सभी को जानते होंगे कि निष्क्रिय गैस कौन है? हीलियम है। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है, कॉपर रहता है, निकेल रहता है या इसके बेरिलियम होता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सभी कुछ हाइड्रोजन होता है ना एल्केन में। चलिए उसका फार्मूला ही होता है आगे, इसके पहले तो आया हुआ था ना CH2+1 होता है ना, यहाँ पे आया हुआ था ना CN, देखिए लिख देते हैं CnH2+2 होता है ना, यही होता है ना एल्केन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर पता चल गया ना, हीलियम हाइड्रोजन था इसके साथ। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न कहता है एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, तो इस हो ही गया हाइड्रोजन रहता है। अगला प्रश्न है NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बताएं तो? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। समझ गए ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से संयोजक बंधन कौन है? सहसंयोजक बंधन कौन है? ऑप्शन ए है NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी है HCl है, ऑप्शन डी है CaCl2 है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक बंधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, HCl एक सहसंयोजक बंधन है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? दो न्यूरॉन के संपर्क में बिंदु के क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच को जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिनेप्स कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ऑप्शन डी है मेनिन्जिस कहते हैं, ऑप्शन डी है एक्सॉन कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं और इस खाली स्थान में क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मैटर भरा होता है। समझ गया ना? और न्यूरोट्रांसमीटर ही हमारे शरीर में सारी चीज़ को नियंत्रित करता है, सक्रिय करता है। समझ गए ना? यही दो सिनेप्स के खाली स्थान के बीच क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मैटर भरा होता है। समझ गए ना? और खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 9 है, 18 है, 11 है, 10 है। तो बताएं आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, चेंज करना पड़ेगा फोन। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है बताएं? कि ऑप्शन ए है किडनी है, ऑप्शन बी है अग्नाशय है, ऑप्शन सी है आँख है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते होंगे कि किडनी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल 80 प्रश्न हम करने वाले हैं, साथ में सब्जेक्टिव के भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए फिर दोहरा दिए ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है द्रुमिका कहते हैं, ऑप्शन बी है सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन सी है एक्सॉन कहते हैं, ऑप्शन डी है आवेग कहते हैं। तो अभी ये बताया कि दो तंत्रिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पूछ लेगा कि उसमें भरे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अभी ये बताए थे ना, भरे द्रव्य को न्यूरोट्रांसमीटर मैटर कहा जाता है। समझ गए ना? अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, बताए निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन ए है पपीता है, ऑप्शन बी है सरसों है, ऑप्शन सी है उड़हल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते होंगे कि पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। और पपीता हो गया, साइकस हो गया, पाइनस हो गया। देखिए बता देते हैं। एक लिंगी पुष्प आपसे पूछा है ना, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प,
एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो देखिए पपीता है, पपीता हो गया, साइकस हो गया, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, पाइनस हो गया, रेडवुड हो गया, रेडवुड हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, खजूर हो गया। ये सब के सारे कैसे है? सब के सारे एकलिंगी पुष्प है, समझ गए ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पुंकेसर कहलाता है, ऑप्शन बी है जयांग कहलाता है, ऑप्शन सी पंखुड़ी कहलाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को ये जानते होंगे कि पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, समझ गए ना। अब पूछ लेगा कि परागण की क्रिया कहाँ होता है? तो परागकोश में परागण की क्रिया होती है, समझ गए ना। और जयांग पूछ लेगा कि स्त्री थी पुष्प के स्त्री जनन अंग कौन है? तो स्त्री केसर हो जाएगा या अंडाशय हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, स्त्री में क्या कौन सा लिंग यानी कि युग्म है? सभी को जानते होंगे कि स्त्री में कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए है एक्स वाई, ऑप्शन बी है एक्स एक्स, ऑप्शन सी है वाई वाई, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को जानते होंगे कि स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए है तालाब, जंगल, झील, फसल क्षेत्र। तो बताए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झील एक पारिस्थितिकी परितंत्र है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो झील हो गया। अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? ऑप्शन ए है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो कौन कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता? कौन कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी न कहलाता है। जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, सर्वाहारी तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। इस तरह से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य का वृक्क जो है उसका क्या काम है? पोषण से है, शोषण से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। तो आगे भी एक सवाल आया था ना कि किडनी का क्या काम है? तो उत्सर्जन करना, तो वही ना हो गया। अच्छा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये भी दोबारा प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए है 2 होता है, 8 होता है, 4 होता है या 1 होता है। तो सभी को जानते होंगे कि मानव में 4 कोष्ठक होता है, समझ गए ना। 4 चैम्बर पाया जाता है ना। अगला सवाल निम्न में वन संपादन का उदाहरण है। वन संपादन का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है मिट्टी है, लकड़ी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो वन संपादन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लकड़ी है ना वन संपादन का। तो इसी तरह से हम 80 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट साइंस के सेट नंबर 1 इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं ना। अब आप कमेंट करें ताकि आपको जो इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन चाहिए तो आप एक बार कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए एक सब्जेक्टिव का वीडियो ले आएंगे, अपने अनुसार लिख के लाएंगे, समझ गए ना। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि तो इसी के तरह अब इसी के माध्यम से हम अब विराम लेते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। और आपको और यदि आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू।